दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जेल ब्रेक की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी जेल जो चारों ओर से कई सौ किलोमीटर समुद्र से घिरी हुई थी, जिसे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो थी मौत। जीते जी सजा याफ्ता कैदी का यहाँ से निकलना नामुमकिन था, लेकिन कैसे 3 कैदियों ने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिखाया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 22 एकड़ में फैली अल्कट्रास जेल समुद्र से चारों ओर से घिरे एक आइलैंड पर मौजूद है। बड़े बड़े पत्थरों पर बने होने की वजह से इसे दाराक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अजीब व गरीब लोकेशन होने की वजह से खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को सजा देने के लिए यहाँ लाया जाता था, क्योंकि यहाँ दूर दराज पैसिफिक ओशन के बीच एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची उठती लहरें और तेज हवाएं इसे और भी भयानक बनाती हैं। 15 से 20 फीट ऊंची इसकी दीवारें, बावजूद इसके 24 घंटे कैदियों पर निगरानी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इसलिए इसे अपने ज़माने में सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था, जहां से किसी भी कैदी का अपनी मर्जी से बाहर जाना नामुमकिन था। लेकिन अब तक की सबसे सुरक्षित जेल में उस समय सेंध लग गई जब यहाँ से 3 खतरनाक कैदी भागने में सफल हो गए। दोस्तों, 12 जुलाई 1962 में अल्कट्रास जेल में एक ऐसी घटना घटी जिसके होने के 10 घंटे बाद तक भी पूरी जेल मैनेजमेंट पूरी तरह से अनजान थी। असल में अल्कट्रास जेल ब्रेक करने वाले ग्रुप्स में 4 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 तो सगे भाई थे, जिनका नाम था जॉन एगलन और क्लेरेंस एगलन। ये दोनों भाई एक बड़ी बैंक रॉबरी के मामले में सजा काट रहे थे। और तीसरे नंबर पर था फ्रैंक मॉरिस, जो बचपन से लेकर जुबानी तक कई बार जेल जा चुका था और अब की बार इसे बैंक रॉबरी के चलते सजा देने के लिए अल्कट्रास जेल में पहुंचा दिया था। और चौथे नंबर पर आता है जो इस पूरे जेल ब्रेक की घटना का मास्टरमाइंड था, जिनका नाम था एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार जेलों से भाग चुका था, जिस वजह से अब की बार एलन को अल्कट्रास जेल पहुंचाया गया था। एलन इस जेल में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा था, इसलिए उसे इस जेल के हर कंपाउंड के बारे में अच्छी जानकारी थी। इसीलिए साल 1960 में इसी जानकारी के चलते एलन ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। और इसी प्लान के मद्देनज़र बड़ी ही चतुराई के साथ एलन ने जेल की बी ब्लॉक में एक लूप होल खोज निकाला, जहां से ये चारों भागने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तीनों में से कोई भी सेल ब्लॉक बी में मौजूद नहीं था, लेकिन ये चारों केवल लंच टाइम के दौरान ही मिल पाते थे। इसलिए चारों फिराक में रहते थे कि कैसे भी इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। लकीली ऐसा हो भी गया और चारों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद ये चारों लगातार 2 साल तक धीरे धीरे जेल से भागने की तैयारी को अंजाम देते रहे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनके द्वारा की गई भागने की तैयारी की जेल सुरक्षा व्यवस्था को जरा भी भनक नहीं लगी। आखिरकार 12 जुलाई 1962 के दिन सुबह 7 बजे के आसपास रूटीन के अनुसार जेल इंचार्ज सुबह होने वाली प्रेयर के लिए कैदियों को उठा रहे थे, तो कैदियों की गिनती करने पर 3 कैदी मिसिंग मालूम पड़े। सेल को दोबारा से चेक करने पर पाया गया कि कैदी ब्लॉक बी में सोए हुए थे। जेल इंचार्ज द्वारा इन तीनों का इस टाइम तक सोते हुए पाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब उसने इनके पास जाकर देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि कैदियों की बजाय बिस्तर पर उनकी हेड डम्मी रखी हुई थी। पता चला कि भागने वाले लोगों में तीनों ही एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस शामिल थे। लेकिन जेल स्टाफ इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि यह तीनों ही कैदी जेल से बाहर मौजूद आइलैंड से बाहर कहीं नहीं भाग सकते। उन्होंने जेल के आसपास के एरिया में उनकी खोजबीन शुरू कर दी, बावजूद इसके तीनों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। जेल स्टाफ भी पूरी तरह से हैरान था कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आखिरकार ये तीनों ही कैदी गए तो गए कहाँ गए, क्योंकि जेल के चारों तरफ घना समुद्र फैला हुआ था। जल्द ही FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया। इनकी सेल्स की जांच करने पर पता चला कि तीनों ही कैदी जेल में मौजूद वेंटिलेटर को तोड़कर बाहर भागे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम एक बार फिर से चौंक गई जब दीवार की पिछली साइड जाने पर पता चला कि 3 वेंटिलेटर तोड़ने की बजाय 4 वेंटिलेटर को तोड़ा गया था, और यह चौथा वेंटिलेटर एलन वेस्ट के सेल का था। और इसका प्लान भी तीनों के साथ जेल से भागने का था, लेकिन शायद वह ज़्यादा मोटा होने की वजह से जेल से निकलने में नाकामयाब रहा। अब एलन से पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ बता देने में ही अपनी भलाई समझी। उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने कबूल कर लिया कि यह सारा प्लान उसी का था। उनके द्वारा बनाए गए डैमेज में इस्तेमाल हुए बालों को उसने कैदियों के हेयर कट के दौरान चुराया था। एलन को सेल्स में मौजूद वेंटिलेशन का लूप होल पता था, इसलिए भागने के इस प्लान में उसने वेंटिलेटर की मदद ली।
किचन से और खाना खाते समय चुराए गए चमचों से वह लगातार इन वेंटिलेटर्स के चारों ओर होल करके इन्हें बड़ा कर रहे थे। इन होल्स के सामने कोई सामान या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाता था ताकि लोगों की नज़रों से इसको बचाया जा सके। वहाँ ये काम तब करते थे जब जेल में म्यूजिकल आर्ट्स चल रहे होते थे। इसके अलावा इन सभी सेल्स के वेंटिलेटर एक ब्लॉक में निकलते थे जहाँ से एक पाइप ब्लॉक की छत तक जाता था, जिसके सहारे चढ़कर ये लोग छत पर पहुँचे, जहाँ से एक और एग्जिट पोल का इस्तेमाल करते हुए जेल से बाहर उतर गए थे। इसके बाद जेल के आखिरी छोर पर मौजूद 15 फीट लंबी फेस को पार करके ये लोग जेल से गायब हो गए। इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम था कि जेल से भागने के बाद इन लोगों का सामना पैसिफिक ओशन से होगा, जिसके लिए इन्होंने जेल से मिलने वाले रबड़ रेनकोट को जमा करके एक क्राफ्ट तैयार की थी। साथ ही इन्होंने रेनकोट्स को लाइफ जैकेट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। आखिरकार ये पूरी कहानी जानने के बाद FBI के सामने एक ही सवाल था कि आखिर ये लोग जेल से भागने के बाद इस समय कहाँ होंगे। अगर FBI की टीम एलन द्वारा बताई गई कहानी पर यकीन करे तो इन तीनों को अल्कट्राज के समुंदर से बाहर निकलकर पास ही लगते एंजल आइलैंड पर उतरना था, जहां से इन्हें गाड़ी और कपड़े चुराकर मेनलैंड के लिए जाना था। एलन के बताए गए प्लान के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम ने आसपास के सभी लैंड्स पर इनको ढूंढा, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की चोरी या किसी वारदात के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। काफ़ी मशक्कत के बाद भी FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम को इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। FBI की टीम एलन की बातों को भी नहीं झुठला सकती थी, क्योंकि इसके द्वारा बताए गए पाइपलाइन पर इनके जूतों के निशान और डम्मी तैयार करने वाली जगहों पर भी इन्होंने निशान छोड़े थे। ऐसे में एलन द्वारा बताई गई जगहों पर इन तीनों का न मिलना FBI की टीम को लग रहा था कि शायद इन तीनों को समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया होगा। अब FBI के साथ साथ ब्यूरो और प्रिजन मार्शल सर्विस और कोस्ट गार्ड के सदस्य भी इस केस के साथ जुड़ गए थे। सभी ने मिलकर एक सर्च अभियान छेड़ा, जिसे किसी भी तरह समुद्र में उनकी लाशें या उनसे जुड़ा कोई भी क्लू मिल जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को इन कैदियों से जुड़ी कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन 4 दिन बाद कोस्ट गार्ड को लकड़ी का एक पैडल, रबड़ से बने हुए 2 बेंच मिले, जिनमें इन्हीं कैदियों की पर्सनल चीज़ें और फैमिली फोटोग्राफ्स थी। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन टीम ने अंदाज़ा लगाया कि ये तीनों ही समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह से अपना पर्सनल सामान छोड़कर नहीं भागता। इसके बाद FBI की टीम ने एगलन ब्रदर्स की फैमिली पर नज़र रखनी शुरू कर दी, जिसके बाद एगलन ब्रदर्स के एक भतीजे ने बताया कि एगलन ब्रदर्स के बड़े भाई ने मरने से पहले कहा था कि ये दोनों ही भाई पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने भी बताया कि फैमिली फंक्शन में अक्सर अजीब हुलिये वाली औरतों को देखा गया था। इसके अलावा एगलन ब्रदर्स के एक रिश्तेदार का कहना था कि उन्हें ब्राज़ील के एक पब में देखा गया था। उसने उन दोनों की फ़ोटो भी कैप्चर की थी। लेकिन FBI का मानना था कि ये एगलन ब्रदर्स नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी उम्र और फोटो में दिखाई देने वाले लोगों की उम्र में काफ़ी अंतर था। इस घटना के बाद तमाम कोशिशों के बाद इन तीनों कैदियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर FBI की टीम ने इस केस को सन 1979 में पूरी तरह से क्लोज कर दिया, जबकि US मार्शल सर्विस में यह केस अभी भी ओपन है और तब तक ओपन रहेगा जब तक जेल से भागने वाले उन कैदियों की उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा नहीं हो जाती या उनकी डेड बॉडी बरामद नहीं की जाती। इस घटना के ठीक 1 साल बाद इस अल्कट्राज जेल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वर्तमान में इस पूरे आइलैंड को एक पार्क में तब्दील किया जा चुका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।